Assalamu alaikum class. This is Dr. Mariam Zain from Women University Multan. I am Director Auric and Head of Department of Biochemistry and Biotechnology. और मुझे पाक न्यूट्री सर्विसेज ने इनवाइट किया है लेक्चर देने का क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है डायबिटीज़ पर, हाइपरटेंशन पर और मेरी इसकी रिसर्च है। लास्ट ईयर मैंने पोस्ट डॉक किया है। तो आप सब लोगों से मैं डायबिटीज़ के बारे में, उसकी न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट और हाइपरटेंशन के एस्पेक्ट जो है वो शेयर करूँगी। ठीक है, अभी तो मुझे 8 पार्टिसिपेंट्स नज़र आ रहे हैं, बट एनी हाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। Okay, so this is me. I have introduced myself. My name is Dr. Mariam Zain and I'm an assistant professor here in Women University. And about me is that मैंने masters किया है biochemistry में in 2006 and then I did my MPhil in 2008. BZU से ही मैंने गोल्ड मेडल लिया, देन DPhil फ्रॉम निजी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेस से, एंड आफ्टर दैट लास्ट ईयर जो है मैंने पोस्ट डॉक किया है UCL लंदन से। तो मेरा वास्ट एक्सपीरियंस है रिसर्च का भी और टीचिंग का भी। तो आज का जो लेक्चर है वो डायबिटीज़ से रिलेटेड है। होपफुली आप लोगों ने नाम तो सुना होगा डायबिटीज़ का, बट उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और उसका जो न्यूट्रिशन एस्पेक्ट है वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। So today's discussion is about diabetes and hypertension and how they are interrelated with the diet and nutrition. As obviously you all people know कि जब भी कोई हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होता है, कोई डिजीज होती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई डाइट का एस्पेक्ट लाजमी होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप केयर कर रहे हो और न्यूट्रिशन भी प्रॉपर ले रहे हो और आपको ये डिजीज़ेस हो जाएं। तो पाकिस्तान में जो टॉप मोस्ट डिजीज़ेस हैं उनमें डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन का नंबर आता है। नंबर 1 जो है वो डायबिटीज़ है और 2 जो है वो हाइपरटेंशन है। अगर मैं आप में से पूछूं तो आप में, आपके घर में कितने लोगों को, ऑलमोस्ट मतलब आपके नाना नानी, मामू खाला, किसी ना किसी को जो है वो डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम ज़रूर होगा। So there is a reason behind that. तो आज हम वो reasons पढ़ेंगे और सबसे पहले हम डायबिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। So हर किसी को स्वीट पसंद होती है और हर कोई चाहता है कि वो मज़े मज़े की इस तरह की पेस्ट्रीज और केक खाए, बट इट लीड्स शुगर लीड्स टू अ कंडीशन जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है कि शुगर हो गई है, और साइंटिफिक ज़बान में उसको कहा जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस। So if we look in detail, डायबिटीज़ का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, what are signs and symptoms, what is the pathophysiology behind this disease, and if that disease happens, what are the emergency management and practices which can be done to control it, and in order to control, what are the diagnosis criteria जिससे हमें फौरन पता लग जाए कि हमारी शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल से अप हो रही है और उसकी ट्रीटमेंट वगैरह। So if we look the definition जो कि इंटरनेशनल एसोसिएशन WHO ने बताई है, डायबिटीज mellitus is a group of metabolic diseases in which there are high blood sugar level over a prolonged period of time. तो ये एक ऐसी बीमारी है कि एक दिन में ये एस्टेब्लिश नहीं होती है। It develops with the passage of time and it needs a constant and prolonged sugar levels over a larger period of time. So it causes, अगर आप इसमें देखें तो excessive जो blood glucose है, ये वाली जो ग्लूकोज है ब्लड में, नॉर्मल इस तरह की आर्टरीज में नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा फ्लो कर रहे होते हैं, बट इन एबनॉर्मल कंडीशंस जो कि शुगर के पेशेंट्स में है, एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज डेपोजिशन हो जाती है आर्टरीज में
और उसकी वजह से क्या आप आगे देखेंगे कि ये जो हमारी आर्टरीज की आउटर लेयर है वहाँ पर LDL की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है और वो रीज़न बनता है स्ट्रोक होने का। So there is a reason के excessive blood glucose larger period of time में अगर हमें पता ना लगे और हम उसका ट्रीटमेंट ना करें, it causes the clearing of arteries. So symptoms of high blood sugar include frequent urination, increased thirst and increased hunger. ये उसके common symptoms हैं। अगर हम इसको अनट्रीटेड लें बहुत अरसे तक और हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में भी ये प्रॉब्लम है कि हम लोग ना चीज़ों को बहुत नॉर्मल लेते हैं, but in the long run it causes various damages, like it causes diabetic ketoacidosis, coma or even death. So long term complications, if we look, it causes heart diseases, stroke, kidney failure, foot ulcers and damage to the eyes. So it means that diabetes is an interrelated problem and it is connected to various types of complications, like it is affecting heart, it is affecting brain, and it is also affecting our kidneys and foot and eyes, and unknowingly we are unaware of what is happening inside our body. And after a constant increase in blood sugar over a prolonged period of time, when जब एकदम से हार्ट अटैक होता है या हमारे फुट अल्सर्स होते हैं, then we get to know कि ये तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया है. So diabetes is due to either the pancreas not producing enough insulin or that कि हमारे अच्छा 2 रीजंस हो सकती हैं कि डायबिटीज होने के. पहला रीजन क्या है कि आइदर जो है हमारी पैंक्रियाज, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो पैंक्रियाज है या उर्दू जुबान में लबलबा कहा जाता है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और इसको कंट्रोल करता है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को. बट इवन जब ये डायबिटीज होती है तो हमारी जो इंसुलिन है वो इनफ प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, और इसके 2 रीजन होते हैं, ठीक है. और उन 2 रीजन की बेस पे 3 तरह की डायबिटीज को इंटरनेशनली ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डिवाइड किया गया है. इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स हैं, बट आप लोगों के लिए ये 3 टाइप्स जो हैं वो समझना बहुत जरूरी है. तो पहला है टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज एंड थर्ड वन इज गेस्टेशनल डायबिटीज. इसलिए ये 3 जो है ये कॉमन डायबिटीज हैं जो कि मोस्टली लोगों में होती हैं. फिर इसके अलावा एक और टाइप है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डायबिटीज होती है, और कुछ जो है वो ट्विंस में होती है, कुछ जेनेटिक फैक्टर डायबिटीज होती है. उसकी जरूरत नहीं है, हम इन 3 जो डायबिटीज के एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर करेंगे. ओके, सो एज एक्सप्लेन्ड बिफोर के इंसुलिन के एक्शन जो है वो सही प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होती, ठीक है. ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन के लिए उसकी स्टोरेज होना बहुत जरूरी है. और अगर ये आप पाथवे देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब जो इंसुलिन है वो क्या काम कर रही है, ये एक हमारा नॉर्मल सेल है, ठीक है, and this cell is involved in the storing of glucose. तो जब इंसुलिन ब्लड में, ये ब्लड है, तो जब इंसुलिन ब्लड में जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन बाइंड करती है सेल मेम्ब्रेन से और ये इनिशिएट करती है सीरीज ऑफ इवेंट्स, PI3 काइनेज एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देती है, और दिस रिजल्ट्स इन द ट्रांसलेशन ऑफ मेम्ब्रेन. अब हमारी हर सेल के अंदर ग्लूकोज के बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के ट्रांसपोर्टर्स हैं, लेकिन जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर नंबर 4 है, जिसको GLUT4 कहा जाता है, इट इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपोजिटिंग ग्लूकोज इनसाइड आवर सेल्स. ये क्या करता है, ये यहाँ से उठ के जो सेल मेम्ब्रेन है आउटर, वहाँ जाके डिपॉजिट हो जाता है, और वहाँ से जो ग्लूकोज है एक्स्ट्रा वो इनसाइड द सेल जो है आ जाती है, एंड देन दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज, राइट. Okay, then we discuss about type 1 diabetes mellitus. So type 1 diabetes mellitus जो है वो बहुत ज़्यादा common नहीं है, but it results in total failure of pancreas to produce enough insulin.
ये आपको एक जो सेक्शन नजर आ रहा है, दिस इज द पेंक्रियाज एंड दे इंक्लूड वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, and they also includes the alpha cells, beta cells, delta cells, and all these cells are contributing and producing the insulin. So जो हमारा पेंक्रियाज है वहाँ से इंसुलिन रिलीज होगी, वो ब्लड में जाएगी, ब्लड से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं लाइक यू आर सीइंग हियर, जो ब्लू कलर के हैं, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कैप्चर करेंगे, इंसुलिन उसको कैप्चर करेगी, और फिर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है, इट कॉजेज द ओपन अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एंड एज अ रिजल्ट दिस ग्लूकोज इज टेकन अप इनसाइड द सेल, एंड देन इनसाइड द सेल वेरियस प्रोसेसेस टेक प्लेस, and the glucose is converted into different forms like glycogen and other storage molecules. So this form was अगर ये हमारा pancreas ही सही काम नहीं कर रहा, so it causes the insulin dependent diabetes mellitus और juvenile diabetes. तो पहली टाइप जो है उसमें क्या है कि pancreas there is a total failure of pancreas to produce enough insulin. As a result, the body is unable to capture the glucose molecule inside the body, and it is excreted out in a larger range, and the prolonged glucose secretion inside our body leads to various types of other complications. So type 2 diabetes जो है वो little different है as compared to type 1 diabetes. Type 1 में you see that it is mainly caused due to the pancreas damage, and due to pancreas damage, insulin, the major organ, is not working. But the type 2 diabetes is very much different from type 1 diabetes because it is causing the insulin resistance. ये एक एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे ये सेल्स हैं, दे रेजिस्ट द एक्शन ऑफ इंसुलिन, एंड एज अ रिजल्ट इंसुलिन प्रेजेंट होगी बट वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी. दिस फॉर्म इसको हम कहेंगे कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. मतलब ये है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट है बट दे आर नॉट वर्किंग एट द राइट टाइम. When we are taking some glucose, when we are taking meals, so after meal हमारी body में insulin enough produce होनी चाहिए, but that was not happening because of this type 2 diabetes mellitus. So इसकी बहुत सारी reasons हैं. The first, the primary cause is excessive body weight and not enough exercise. So the next one is gestational diabetes. तो तीसरी तरह की जो डायबिटीज है वो उन दोनों फॉर्म ऑफ डायबिटीज से बहुत डिफरेंट है, एंड दिस इज नोन एज गेस्टेशनल डायबिटीज. ये वो डायबिटीज है जो कि मोस्टली प्रेगनेंसी में होती है, और इसमें ये होता है कि पर्सन को पहले नहीं पता होता कि उसे शुगर है, बट जब फीमेल को प्रेगनेंसी होती है, एट दैट टाइम हर शुगर लेवल बिगिंस टू इंक्रीज. So there is no previous history of diabetes in this type of diabetes. अगर हम कंपैरिजन करते हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का, तो इसके ऑनसेट में और बाकी सारी चीज़ों में वी फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो लेट्स रीड दैट. द फर्स्ट वन इज दैट ऑनसेट. ये जो टाइप 1 डायबिटीज है, इट अकर ऑल ऑफ सडन. लाइक आप रोड पे जा रहे हो और एकदम से जो आपकी गाड़ी का टायर है वो ब्लास्ट हो जाए, सो इट्स अ सडन एक्सीडेंट. सो जस्ट लाइक दैट टाइप 1 डायबिटीज जो है वो बहुत अर्ली एज में होती है, और सडनली जो है आपका पेंक्रियाज बिल्कुल रप्चर हो जाता है और वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करता. जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज है वो ग्रेजुअल है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये होती है, और इसको होने में टाइम लगता है, और हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक चेंजेस हैं वो हो रहे हैं, हमारी जेनेटिक एस्पेक्ट्स में म्यूटेशंस हो रही हैं, हम चूंकि डाइट सही प्रॉपर नहीं ले रहे, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ये सब चीजें इसको होने में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, बट इट इज टाइम टेकिंग. तो अगर हम एज का कंपैरिजन करें तो टाइप 1 मोस्टली अकर इन चिल्ड्रन. तो टाइप 1 जो है वो बहुत जल्दी एज में हो जाती है, क्योंकि उसमें ये होता है कि पैदाइशी भी समटाइम्स पेंक्रियाज इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो इट अकर्स मोस्टली इन चिल्ड्रन, while in type 2 they happens in adults. With the passage of time, due to bad habits, bad eating habits,
genetic factors and other factors they contributing to type 2 diabetes. So if we look कि type 1 और type 2 diabetes में body पे क्या असर होता है, तो जो type 1 diabetes है उसमें person जो है वो बहुत thin होता है, बहुत वीक होता है, एंड टाइप 2 डायबिटीज में ऑफन जो है ओबेसिटी जो है, ओबेसिटी के बारे में आप लोग अब तक पढ़ चुके होंगे, तो ओबेसिटी इज अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड्स टाइप 2 डायबिटीज. And the third thing which makes these two types differentiated is ketoacidosis. So हमारी बॉडी के जो एक्सेस फैट्स हैं या वैसे भी फैट्स हैं, अगर शुगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहे हमारी बॉडी में लार्जर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो जो है टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो कॉमनली उसमें कीटोएसिडोसिस हो जाएगी, हमारी बॉडी के फैट्स रप्चर हो जाएंगे और वो कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को कीटोएसिडोसिस कहा जाता है. जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज है वो बहुत रेयर है और उसमें कीटोएसिडोसिस नहीं होता, क्योंकि मोस्टली इंसुलिन तो प्रेजेंट होती है मगर उसकी वर्किंग में प्रॉब्लम होता है. The second thing which make the type 1 and type 2 differentiated is autoantibodies. It means that have you learned, I think you have learned about autoimmune disease. ये ऐसी डिजीज होती हैं कि हमारी बॉडी के अपने ही जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज जो हैं वो हमारी बॉडी को बाहर की किसी वायरल और बैक्टीरियल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करती है, और अगर कोई वायरस अटैक करता है तो वो उसको कैप्चर कर लेती है और डिग्रेड कर लेती है. ये हमारी इम्यून सिस्टम इस तरह से काम करता है. बट इन टाइप 1 डायबिटीज the auto antibodies are produced. It means कि ये एंटीबॉडीज क्या है, हमारी बॉडी के अपने ही ऑर्गन पे अटैक कर लेती है. लाइक in type 1 they are attacking the pancreas and rupturing the pancreas so that pancreas is not able to work. तो टाइप 2 डायबिटीज में इस तरह का कोई सीन नहीं है और ऑटो एंटीबॉडीज एब्सेंट होती हैं. ओके, एंड नेक्स्ट इज द एंडोजेनस इंसुलिन. टाइप 1 में जो इंसुलिन है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज में इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है. टाइप 1 में क्यों होती है, जैसे बताया है कि पेंक्रियाज का प्रॉब्लम है, और अगर इसकी प्रेवलेंस देखी जाए तो टाइप 1 की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा कम है. मोस्टली लोगों में टाइप 1 नहीं होती, चिल्ड्रन में होती है, और वो भी रेयर केसेस होते हैं जिसमें जेनेटिक रीजंस होती हैं या पैदाइशी उनका पेंक्रियाज जो है वो सही काम नहीं कर रहा होता. So it is present in 10% of individuals, while in type 2 diabetes, 90% of individuals have this disease. So if we look on the complications of diabetes, there are different types of organs which are affecting with the diabetes. They include eyes problem, like आपने सुना होगा न्यूरोपैथी हो जाता है, जो बड़े लोग होते हैं उनकी आई साइड में जो वेन्स हैं, न्यूरॉन्स जो कही जाती हैं, वो ब्लड विजन कॉज करती हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ ग्लूकोज डेपोजिशन हो जाता है रेटिना पे, वो रप्चर कर देते हैं आपकी ब्लड वेसल्स को, और जिसकी वजह से जो आपके आईज के अंदर रेटिना है उसमें ब्लड स्पॉट्स पीछे प्रेजेंट होते हैं. तो जब उन मरीजों को नजर आता है तो वो पिछले धब्बे भी साथ नजर आते हैं. जैसे अगर आप किसी गाड़ी में जा रहे हो तो स्क्रीन के ऊपर कोई अंडा फेंक दे या कोई ऐसी चीज फेंक दे तो आपको क्लियर विजन नहीं आएगा. तो इसी तरह उनके रेटिना के पीछे जो वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती है, एंड दे आर हैविंग द डिफिकल्टी इन सीइंग. तो इट ऑल्सो ओवरवेट जो है वो रिस्क फैक्टर है, उसको इंक्रीज करता है डायबिटीज को. अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो हार्ट और किडनी को मेजरली डायबिटीज इफेक्ट करती है. इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स है हमारी पाँव के और घुटनों में डैमेज होता है, ये सब चीज़ें डायबिटीज़ की वजह से इफेक्ट हो रही होती हैं. बट रिस्क फैक्टर्स हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको कॉज कर रहे हैं. एक तो है ओवरवेट. ठीक है, ओवरवेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मैनी डिजीजेस. तो आप लोग तो न्यूट्रिशन के हो, आई थिंक यू नो बाय नाउ के व्हाट डाइट्स आर इन्वॉल्व इन and must be involved for controlling our weight, कितना पोर्शन होना चाहिए. तो ओवरवेट जो है वो डायबिटिक रिस्क फैक्टर में नंबर 1 है. द सेकंड वन इज हाई ब्लड प्रेशर. जब आप सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं तो इट कंट्रीब्यूट टू द डायबिटीज.
Similar is a high level of cholesterol. हमारी बॉडी में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, one is called as LDL and other is called as HDL. तो जो LDL है उसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और वो किस में होता है, ज़्यादातर जो फ्राइड चीज़ें होती हैं या ऐसे सैचुरेटेड फैट्स की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होती हैं तो हमारी बॉडी में LDL डेपोजिशन ज़्यादा हो जाती है, एंड इट इज़ द डायरेक्ट रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़ एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन. एंड द लास्ट वन इज द जेनेटिक्स एंड फैमिली हिस्ट्री. तो हम लोग जो हैं हम मोस्टली इस पे इल्ज़ाम दे देते हैं कि जी हमारी फैमिली में शुगर थी जिसकी वजह से हमें हो गई है. एक्चुअली दिस इज़ नॉट द सीन. हम लोगों की डाइट में, हम लोगों की इनटेक ऑफ सॉल्ट में, हम लोगों की इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल में और इनटेक ऑफ फैटी फूड्स में कोई प्रॉब्लम होता है जो कि कॉज इसको इन्हेंस कर रहा होता है और डायबिटीज़ को कॉज कर रहा होता है. So if we see the signs and symptoms of diabetes टाइप 1, तो टाइप 1 के सिम्टम्स जो हैं वो टाइप 2 से बहुत डिफरेंट है, लेकिन जब टाइप 2 भी होती है तो इनिशियली जो है वो सेम सिम्टम्स अपीयर होते हैं. दे इंक्लूड पोलीयूरिया, दैट इज इंक्रीज्ड इन यूरिनेशन. जो डायबिटीज के पेशेंट हैं बार बार उनको यूरिनेशन का प्रॉब्लम है, उनकी इंक्रीज थर्स्ट हो जाती है, एक्सेसिव फटीग उनको होती है, उन्हें भूख ज़्यादा लगती है, उनकी हीलिंग ऑफ वाउंड्स जो हैं वो कम होते हैं, उनको वेट गेन होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है और ब्लड विजन होता है. These all contribute to the type 2 diabetes and they are the symptoms of type 1 and type 2. Symptoms may develop rapidly in type 1 while they usually develop much more slowly and may be subtle or absent in type 2. ये type 1 के mostly symptoms हैं. उसके अलावा क्या होता है उन पर्सन्स को जिनमें एक्सेसिव ग्लूकोज बहुत अरसे के लिए रह रही हो तो उनमें हेडेक होता है, वो हंग्री फील बहुत जल्दी करते हैं क्योंकि उनकी शुगर लेवल जो है अनबैलेंस्ड होती है, या बहुत लो हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है. दे मे फील फटीग, दे स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स एंड इची स्किन. Prolonged high glucose can cause glucose absorption in the lens of eyes, जिसको मैंने explain कर दिया है last slide में. A number of skin rashes that can occur in diabetes are collectively known as diabetic dermatomes. तो एक clinical term है जिसको हम diabetic dermatomes कहते हैं. उसमें ये होता है कि जो diabetic patients होते हैं उनकी skin बहुत ज़्यादा rash हो जाती है. आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि वो बहुत सिल्क टाइप क्लोथ नहीं पहन सकते because they found itching more. So these are the reasons. So all form of diabetes increase the risk of long-term complication. These typically develop after 10 to 20 years. जितनी भी डायबिटीज की रिसर्च स्टार्ट हुई है उसमें ये बताया गया है कि 10 से 20 साल पहले कुछ ऐसी हमारी खुराक में चेंजेस आती हैं और हमारी डाइट में चेंजेस आती हैं, हमारी नॉर्मल रूटीन में चेंजेस आती हैं जो कि 10 से 20 साल लेते हैं टू डेवलप द डायबिटीज आफ्टर 45 इयर्स ऑफ एज. सो इसलिए जब मैंने रिसर्च इसकी स्टार्ट की थी डायबिटीज पे तो मैंने उसकी जेनेटिक स्टडी की और ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जिनकी एज जो थी वो 40s से 50s के दरमियान थी. उनका कुछ मैंने डाटा लिया कि उनकी रूटीन क्या है, सोने की, जागने की, उनकी डाइट की रूटीन क्या है, कितनी फैट कंजम्पशन वो करते हैं और कितनी वो वॉक करते हैं. इवन ये कि उनका जो लाइफस्टाइल है, उनकी इनकम का भी, वो भी इफेक्ट कर रहा था इस कॉम्प्लिकेशन में. सो ये जो एरिया होता है यानी 45 इयर्स से पहले 30 टू 45 इयर्स के दरमियान ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर इस एज में हम कंट्रोल कर लें अपनी डाइट को और अपनी हैबिट्स को तो इस टाइप 2 डायबिटीज से बचा जा सकता है. सो द मेजर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो है वो डैमेज करती है ब्लड वेसल्स को. It is also affecting the cardiovascular diseases and 75% of deaths जो है वो coronary artery disease की डायबिटीज की वजह से होती है. अगर सर्वे किया जाए तो मोस्टली जो कार्डियक हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं वो डायबिटिक होते हैं. They also include macrovascular diseases and peripheral diseases. So उसके बाद रेटिनोपैथी मैंने बता दिया है, बट जो किडनीज का इफेक्ट है वो नेफ्रोपैथी कहलाता है. नेफ्रॉन्स दे आर यूज फॉर फिल्टरिंग आवर अनप्योर ब्लड. आपको पता है जो एक्सेसिव ऑफ आयंस हैं या एक्सेसिव ऑफ मटेरियल हैं जो कि प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन्स हैं या जो अनवांटेड मटेरियल है उसको किडनी फिल्टर करती है. बट
ड्यू टू डायबिटीज, जैसे कि वो आइज पे डैमेज कॉज करती है, इसी तरह से हमारी किडनी पे इफेक्ट कर रही होती है, और इट कॉजेज द टिश्यू स्केरिंग और टिश्यू डैमेजिंग. It results in urine protein loss and eventually chronic kidney disease. और इतनी ज़्यादा डिजीज हो जाती है that the patient may require the dialysis or kidney transplant. So damage to the nerve of the body known as diabetic neuropathy. थर्ड टर्म है पहली है retinopathy जो आइज में आती है, nephropathy is the kidney, and the third one is the neuropathy जो कि हमारी जो ब्लड की नर्व्स होती हैं हमारी लेग्स की, फुट की, उसको डिस्टर्ब करती हैं और डैमेज कॉज करती है. तो इसमें क्या होता है, दे न्यूरोपैथी इंक्लूड पेन, कैलस, नमनेस. अक्सर जो शुगर के मरीज होंगे उनको पाँव में ये टेस्ट किया जाता है, जब वो चेक करवाने आते हैं शुगर, तो उनकी पाँव पे कोई चीज़ मार के चेक की जाती है कि सुन तो नहीं हो गया. तो मोस्टली लोगों को फील ही नहीं हो रहा होता कि हमें फूड फूड से चेक किया गया है या उसको किया गया है, तो फील ही नहीं होता उनको, नमनेस कॉज होती है. It also results in deformity, ulcers and gangrenes. So there are a lot of diseases, skin diseases as well and food diseases as well, which are having as a result of diabetes. So diabetes related food problems may occur and can be difficult to treat. और अक्सर तो यही होता है कि उनके जो जख्म होते हैं वो हील अप नहीं हो पा रहे होते, and with the passage of time they are having so much problem that the only solution is the amputation, यानी काट दिया जाता है. आपने सुना होगा कि कई मरीज ऐसे होते हैं कि उनके पाँव काट दिए जाते हैं क्योंकि वो जो अल्सर टाइप सिचुएशन डेवलप हो जाती है वो हील नहीं पा रही होती ड्यू टू एक्सेस ऑफ ग्लूकोज. So additionally, proximal diabetic neuropathy cause painful muscle wasting and weaknesses. फिर उसके बाद एक ये नहीं, उनके जो मसल्स हैं वो भी वीक हो जाते हैं, न्यूरॉन्स जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे होते. तो जनरल जो पैथोफिजियोलॉजी है इंसुलिन की, insulin is the principal hormone that regulate the uptake of glucose from the blood into the cells of blood, especially liver, adipose tissues and muscles, except smooth muscles in which insulin acts through insulin like growth factor 1. ठीक है, इसमें लिवर, एडिपोज टिश्यू एंड मसल्स इन्वॉल्व हैं हमारी बॉडी के, जो कि इसको इंसुलिन की इन्वॉल्वमेंट में हैं ज़रूरी. Therefore, deficiency of insulin or the insensitivity of its receptors plays a central role in all form of diabetes mellitus. So the body obtains glucose from three main places. हमारी बॉडी किन तीन सोर्सेज से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होती है. सबसे पहले तो जब खाना हम खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है. This is the intestinal absorption of food, and then the breakdown of glycogen, the storage form of glucose found in the liver. हमारे लिवर को ठीक रहना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो एक्सेस ग्लूकोज है और जो सेल में जो मैंने आपको पहले स्लाइड दिखाई थी जिसमें बताया था कि इंसुलिन के रिसेप्टर जब ऐड होते हैं तो वो एक्सेस ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल रहे होते हैं, तो वो यहाँ लिवर में लेके आते हैं और लिवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं. और फिर थर्ड क्या है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस भी इन्वॉल्व है, जिसमें क्या है कि जनरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, कि अगर बहुत ज़्यादा अरसे हमें शुगर ना मिले तब भी हमारी बॉडी में नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जो हैं वो यूज होते हैं और वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं. पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें तो insulin can inhibit the breakdown of glycogen or the process of gluconeogenesis, or it can stimulate the transport of glucose into fats and muscle, and it can stimulate the storage of glucose in the form of a glycogen. तो major जो main important function है, it is the storage of glucose in the form of a glycogen. तो इंसुलिन आपको बता दी है कि बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज से होती है. लोअर ग्लूकोज लेवल रिजल्ट्स इन डिक्रीज इंसुलिन रिलीज from beta cells and results in the breakdown of glycogen to glucose. हमारी बॉडी में हर टाइम एक नॉर्मल लेवल पर मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है, और अगर ग्लूकोज कंसंट्रेशन नॉर्मल नहीं होगी तो ये होगा कि हमारे जो ग्लाइकोजन के सेल्स हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन.
This process is mainly controlled by the hormone glucagon, which act in the opposite manner to insulin. Okay, पैथोफिजियोलॉजी में ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है, किडनीज में रीएब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से ग्लूकोज यूरिन से पास होता है एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ग्लूकोसोरिया. एंड इन एडिशन टू दिस ऑस्मोटिक प्रेशर यूरिन का डिस्टर्ब हो जाता है, इंक्रीज फ्लूइड लॉस होता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है एंड इट रिजल्ट्स इन डिहाइड्रेशन एंड पोलीडिप्सिया. जब हमारी बॉडी में वाटर एक्सेस लॉस हो जाएगा यूरिनेशन के थ्रू तो प्यास ज़्यादा लगेगी. इसलिए जो शुगर के मरीज जो कि मेडिसिन नहीं ले रहे होते प्रॉपर कंडीशन होती है. So this is the definition of diabetic ketoacidosis. ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जबकि हमारी बॉडी फैट को कन्वर्ट कर रही होती है. ये मोस्टली ये होता है कि टाइप 1 के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा होती है क्योंकि उनमें बिल्कुल ही जो है वो इंसुलिन नॉन वर्किंग होती है और फैट्स जो उनके, इसलिए वो पर्सन अगर आप देखेंगे जो टाइप 1 के पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं क्योंकि उनके जो फैट है वो फास्टली ब्रोक डाउन हो रहा होता है और कीटोन्स में कन्वर्ट हो रहा होता है. Okay, the majority of type 1 diabetes is of immune mediated nature in which T cell autoimmune attacks leads to the loss of beta cells. ये मैंने explain कर दिया है कि हमारे अपने ही जो beta cells हैं पेंक्रियाज के उसको हमारी एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं और उसे काम नहीं करने दे रही होती हैं. फिर इंसुलिन जब प्रोड्यूस नहीं होगी तो ग्लूकोज की प्रोडक्शन भी नहीं होगी. तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसको जुवेनाइल डायबिटीज़ कहा जाता है यानी यंग डायबिटीज़ क्योंकि ये बहुत यंग बच्चों में और चिल्ड्रन में ज़्यादा होती है. टाइप 1 डायबिटीज़ की जेनेटिक एस्पेक्ट देखें तो HLA जीन जो है ल्यूकोसाइट एंटीजन की जो जीन है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है. टाइप 2 में भी बहुत सारी जीन्स हैं जैसे पीपार गैमा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की जीन है और AGT, ACE और बहुत सारी जो जीन्स हैं वो इंटरलिंक है यानी ब्लड प्रेशर की जीन में भी म्यूटेशन जो है वो डायबिटीज कॉज कर रहा होता है. तो इसका मतलब ये है कि वी हैव टू लुक ऑन द एनवायरमेंटल एज वेल एज जेनेटिक फैक्टर फॉर कंट्रोलिंग दिस डायबिटीज. तो जो टाइप 2 डायबिटीज है वो इंसुलिन रिसेप्टर की इनएक्टिवेशन या उसके टाइमली एक्टिवेशन ना होने की वजह से होती है. In the early stage of type 2, the predominant abnormality is reduced insulin sensitivity. यानी हमारे जो cells हैं वो उसको sense नहीं कर रहे होते इंसुलिन को. Although इंसुलिन blood में present होती है but cells are not responding. So type 2 diabetes is due primarily to lifestyle factors and genetic factors. फिर अब कौन कौन से रीजंस हैं, ओबेसिटी है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, स्ट्रेस. ये वाला जो मेन रीजन है स्ट्रेस भी इन्वॉल्व होता है डायबिटीज के कॉज होने में. तो डाइटरी फैक्टर आल्सो इन्फ्लुएंस द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज जैसे कि हम ज़्यादा ड्रिंक्स लें, सैचुरेटेड फैट्स लें और पोली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड जिसमें ऑलिव ऑयल्स आ जाते हैं और कोकोनट ऑयल है या ऐसे ऑयल्स फैट ज़्यादा है वो इसके रिस्क को डिक्रीज करेगा. इसके अलावा ईटिंग लॉट्स ऑफ वाइट राइस also may increase the risk of diabetes. फूड होगा प्रोसेस्ड कम होगा, अनप्रोसेस्ड होगा, वो डायबिटीज को डिक्रीज करने में मदद देगा. तो एक्सरसाइज जो है वो एक मेन फैक्टर है और लैक ऑफ एक्सरसाइज जो है वो 7% केसेस में देखा गया है कि वो एक्सरसाइज नहीं करते जिसकी वजह से उनकी इंसुलिन जो है वो एक्टिव नहीं होती कि वो ग्लूकोज को टेकअप कर सके. सो गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है ये बहुत कम है, 2 to 10% ऑफ ऑल प्रेगनेंसी में होती है और वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है एंड आफ्टर प्रेगनेंसी इट डिसअपीयर्स. तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें So after pregnancy, 5 to 10% of women with gestational diabetes are found to have diabetes mellitus. कि ये देखा गया है कि उनको होती तो है प्रेगनेंसी में बट 5 से 10% फीमेल्स में आफ्टर प्रेगनेंसी भी आफ्टर 45 years of age वो टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हो जाती है. लेकिन ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज है यानी ड्यूरिंग दिस फेज इट इज फुली ट्रीटेबल बट इट रिक्वायर्स द कॉन्टिन्यूअस मेडिकल सुपरविजन. तो इसमें मैनेजमेंट में हम उनके
ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं और इंसुलिन लेवल चेक कर सकते हैं। और अगर एक्सेस ऑफ ग्लूकोज रहती है ड्यूरिंग गेस्टेशनल फेज तो ये बच्चे को बहुत इफेक्ट कर सकती है एंड इट कॉजेज अ डिजीज व्हिच इज नोन एज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम and it may cause the damage of red blood cells and high bilirubin level may result from the red blood cell destruction. तो ये ब्लू कलर का मतलब बॉडी हो जाती है बच्चे की क्योंकि एक्सेस ऑफ बिलिरुबिन हो जाती है और ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं, आपको पता है जब शुगर लो हो रही हो, मोस्टली जब एग्जाम देते हैं बच्चे तो उस वक्त मुझे लगता है ये लो हाइपोग्लाइसिमिक कंडीशंस होती हैं, लाइक ट्रेमलिंग, स्वेटिंग या रिजल्ट की बारी आती है। तो लो ब्लड शुगर में इस तरह की कंडीशन होती है, यू फील हंगर, हेडेक्स एंड ब्लड विजन। बट इन हाई ब्लड शुगर आपका जो है एक्सेसिव थर्स्ट होती है, ड्राई माउथ होता है, फ्रीक्वेंट लार्ज यूरिनेशन होती है, ड्राउजीनेस होती है, स्टमक पेन होता है और बेड वेटिंग। सो दीज आर टू डिफरेंट कंडीशंस फॉर हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया। तो इसमें अगर इमरजेंसी कंडीशन हो तो सबसे पहले क्या किया जाए? सबसे पहले उस मरीज का ब्लड ग्लूकोज चेक किया जाए एंड हाउ यू कैन ट्रीट द पर्सन। तो इसलिए हम उसका इंसुलिन लेवल और ग्लूकोज लेवल जो है वो चेक करते हैं। अब नॉर्मल रेंजेस हैं जी, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज में 120 मिलीग्राम 126 मिलीग्राम है कि अगर जो नॉर्मल पर्सन है उसकी 120 से कम होनी चाहिए, लेकिन अगर 126 से ज़्यादा होगी तो उसको हम डायग्नोज करेंगे कि ही और शी इज़ डायबिटिक। जबकि एक और टेस्ट है जिसको ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, वो मेजर किया जाता है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को 3 घंटे तक आफ्टर ईटिंग शुगरी फूड। तो ये वो टेस्ट होता है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। और इसके बाद है जी सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड शुगर कॉज प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। हाई ब्लड शुगर में क्या होता है कि 200 मिलीग्राम से अप रेंज होती है। तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है मोस्टली गेस्टेशनल डायबिटीज में किया जाता है, क्योंकि जो फीमेल है, जो प्रेग्नेंट है, उनके लिए ग्लूकोज का नॉर्मल रहना आफ्टर 2 और 3 आवर्स ऑफ फूड बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए द पेशेंट इज आस्क्ड टू टेक अ ग्लूकोज ड्रिंक। इस टेस्ट में क्या होता है कि ग्लूकोज ड्रिंक दिया जाता है बिफोर एंड एट इंटरवल्स आफ्टर द शुगरी ड्रिंक हमें हमारी चेक की जाती है शुगर। तो ऑलमोस्ट 75 ग्राम जो है ग्लूकोज का दिया जाता है और हर घंटे बाद उसकी मेजरमेंट की जाती है। देखें, आफ्टर 8 आवर्स या 12 आवर्स आपकी कंप्लीट फास्टिंग हो, ठीक है, उसके बाद when you come to the clinic, the blood is withdrawn to test fasting and you are given the sugary drink, and after 1 hour you are checked the level, and after 2 hours and after 3 level the insulin level is checked. So इस ये टेस्ट जो है वो accurate होता है as comparing the normal glucose test. तो अगर हम इसके रिजल्ट्स देखें तो जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी रेंज 106 मिलीग्राम होती है फास्टिंग की, और 2 आवर्स अगर हम उन्हें ड्रिंक भी दे रहे हैं और उसका चेक कर रहे हैं तो उनका ग्लूकोज लेवल 7.8 से नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिनमें इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, ये वाली वो कंडीशन होती है कि अभी ग्लूकोज डायबिटिक जो है वो डायग्नोज नहीं हुआ होता, बट उनकी लेवल रेंज जो है वो कॉन्स्टेंटली अगर वो हर महीने चेक कर रहे हैं तो उनकी नॉर्मल रेंज से अप आ रही होती है। तो इसको हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कंडीशन कहते हैं। और एक डायबिटिक होती है कि वो आती ही 7 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा है। ओके, ये कुछ यूनिट्स हैं कि 2 आवर ग्लूकोज देने के बाद इतने होने चाहिए नॉर्मल में और डायबिटिक में, ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और HbA1c की कंसंट्रेशन भी इतनी होनी चाहिए। मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं? गुड न्यूट्रिशन ले सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर ये चीज़ें कंट्रोल ना हो पाए तो पेंक्रियास ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और वेट लॉस सर्जरी को रिकमेंड किया जाता है। अब आते हैं हम इसके टॉक के दूसरे एस्पेक्ट पे, और वो है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप द हाइपरटेंशन।
जब हम डायबिटीज की बात करते हैं तो हाइपरटेंशन इज कनेक्टेड टू द डायबिटीज कि हाइपरटेंशन जो है क्यों हो रही होती है कि हम कांस्टेंट सॉल्ट इनटेक करते हैं और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा हो रही होती है। तो एक नया टर्म आया है जिसको डैश डाइट प्लान कहा जाता है, यानी हम एक ऐसी डाइटरी अप्रोच लें जिससे हम हाइपरटेंशन और शुगर को कंट्रोल कर सकें। तो हाइपरटेंशन अगर देखा जाए यूएस में तो 72 मिलियन पीपल इससे इफेक्टेड है और अमेरिका जैसे एडवांस कंट्री में 4 में से 1 बंदे को ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो आई थिंक 3:1 रेशो है। So 1/3 of the people are unaware they have hypertension. Less than half of adults have optimal blood pressure. और इसकी increased prevalence देखी गई है हम Asians में। Asians men develop high blood pressure earlier in life than other men and are more likely to suffer serious side effects. Those with the highest rate of hypertension are likely to be middle-aged, less educated, overweight or obese, physically inactive, and to have diabetes. अब आप ये देख रहे हैं कि जितनी भी सारी ये conditions हैं, ये commonly हमारे लोग जो 70% गांव से ताल्लुक रखते हैं, वो जो हैं वो लेस एजुकेटेड होते हैं, ओवरवेट आजकल जो कम वॉक करने का ट्रेंड है कॉमन है, और ओवर ईटिंग का है, और जितने भी फूड रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं उनकी वजह ये कि ये ओबेसिटी कॉज कर रहे हैं, हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी है, और ये सब जो है वो हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों को कॉज कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर आपको पता है कि वॉल्स ऑफ आर्टरीज, फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स, इसकी 2 रेंजेस होती हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, यानी 80 to 120 जो है वो नॉर्मल रेंज होती है, और उससे अगर अप हो जाए तो हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और हाइपरटेंशन भी सेम डिजीजेस कॉज करती है, लाइक द डायबिटीज, दे आर कॉजिंग हार्ट डिजीजेस, किडनी डिजीजेस एंड इवन स्ट्रोक। तो जब हमारी आर्टरीज पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ब्लड का और उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो हमारे हार्ट की जो वॉल्स हैं वो रप्चर हो जाएंगी, किडनी की वॉल्स रप्चर हो जाएंगी और ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है। सो इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस एंड स्ट्रोक। सो ये डिफरेंट डिजीजेस हैं जो इसकी वजह से। अब स्ट्रोक में क्या होता है कि जो हमारी ब्रेन की नर्व्स होती हैं उसमें एक्सेस ब्लड फ्लो होता है एंड इट कॉज अ ब्रेक इन अ वीकेंड ब्लड वेसल व्हिच देन लीड्स इन द ब्रेन। ब्रेन में ब्लीडिंग सॉर्ट ऑफ कंडीशन हो जाती है जिसको स्ट्रोक कहा जाता है। तो देखें ये कितनी खतरनाक है कि जो कार्डियक हार्ट है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर के मुसलसल फोर्स दिया जा रहा है, आप ये देखें दोनों हार्ट को कंपेयर किया गया है, ये वाला जो कार्डियोमायोपैथी हार्ट है ये नॉर्मल से बड़े साइज का है क्योंकि वो एक्सेस बहुत ज़्यादा पंपिंग काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक होके उसकी जो वेसल्स है ना वो कमज़ोर हो जाती हैं और हार्ट जो है वो इन लार्ज नजर आता है। सिमिलर इज फॉर किडनी। किडनी में क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो स्मॉल ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है और इतना ज़्यादा रप्चर कर देती है कि डायलिसिस तक कंडीशन आ जाती है। आइस का मैं बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद ये है कि आप ये देखें जिस तरह पाइप नहीं होता पानी का जिसमें हम पौधों को पानी देते हैं, अगर उसमें कोई आ जाए इसी तरह हमारी आर्टरीज होती हैं एंड इफ़ यू लुक, अगर आप फैट डाइट ज़्यादा लेंगे तो इस तरह से आर्टरीज में डेपोजिशन हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल की, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैंने यूके में एक स्टडी की थी, एपोलिपोप्रोटीन ए जो कि एलडीएल की जीन थी, वो जो है कार्डियो डायबिटिक पेशेंट में उसकी म्यूटेशन ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये वाली जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो एक्सेस जब म्यूटेशन होगी तो वो एक्सेस यहाँ पे डेपोजिशन हो जाएगी और नैरो होते 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 एंड पे ये हो जाएगा कि बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। तो जब हार्ट अटैक होता है ना तो जो हमारी हार्ट की आर्टरीज होती हैं मेन वो ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड सप्लाई नहीं कर रही होती और हार्ट अटैक कंडीशन हो जाती है, हमारा हार्ट स्टॉप वर्किंग हो जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर में मेजर रीजंस क्या है कि जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ओवरवेट है, हाई सॉल्ट इनटेक है, एजिंग है, जो आर्टीरियल वॉल की इलास्टिसिटी है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि हार्ट का साइज इनलार्ज हो जाता है वो कम हो जाती है, स्ट्रेस ज़्यादा लेने से भी एक कंडीशन हो जाती है, अल्कोहल हमारे सोसाइटी में नहीं है उसकी कंजम्पशन की वजह से ऑर्गन सिस्टम्स की डैमेज की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है।
तो ओल्डर इंडिविजुअल में ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए उनको ज़्यादा एहतियात का कहा जाता है। ओवरवेट लोगों में या फिर ऐसे लोगों में जिनमें फैमिली में ये कंडीशन चली आ रही है। तो इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं? जब भी कोई टेस्ट किया जाता है, आप सब लोग माशाल्लाह साइंटिस्ट भी हो, रिसर्चर भी हो, यू नो कि एक रीडिंग नहीं ली जाती, 3 रीडिंग्स ली जाती हैं और फिर उसका एवरेज लिया जाता है। तो जब भी आपके पास कोई एज अ न्यूट्रिशनिस्ट भी आपके पास कोई पेशेंट आए कि जी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसकी 2 या 3 ब्लड प्रेशर रीडिंग लेंगे और उसका एवरेज आप मेजर करके तब अंदाज़ा लगाएंगे कि इसको ब्लड प्रेशर है या नहीं है। तो इसकी जो नए आले हैं उसमें 3 तरह के ब्लड प्रेशर रेंजेस होती हैं। एक नॉर्मल 80 टू 20 है, एक G1 कंडीशन होती है जिसमें जिस तरह डायबिटीज़ की इनिशियल है ग्लूकोज टॉलरेंस नहीं हो रही होती, इम्पेयर्ड, तो उसमें भी ये इनिशियल बॉर्डर लाइन पे होते हैं लोग कुछ, और कुछ होते हैं वो जो हाई रेंज पे पहुंच चुके होते हैं। तो इस रेंज से कम होनी चाहिए। कोशिश ये करें कि 80 टू 120, 85 टू 125 इसको मेंटेन रखा जाए। सो लेस देन 140 बाय 90, लेस देन 130 बाय 80 अगर डायबिटीज है, आइडियली 120 बाय 80 होना चाहिए। कुछ फैक्टर्स हैं जी जो कि मॉडिफाइबल हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल हैं। जैसे एज को हम नहीं चेंज कर सकते, जितनी है जब वक्त के साथ बढ़ी है वो बढ़ेगी, लेकिन मॉडिफाई हमें क्या किया जा सकता है? हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, डाइट को देख सकते हैं, स्मोकिंग खत्म कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, अनहेल्दी डाइट को हम ठीक कर सकते हैं। जबकि ये 4 फैक्टर तो अब आ ही गए हैं। जब आप दुनिया में आए हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री चेंज नहीं होगी, रेस एथनिसिटी चेंज नहीं हो सकती, जेंडर चेंज नहीं हो सकता, एज भी विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ना है। तो आप कोशिश करें कि ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करें। उसके बाद बीएमआई, ये आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है कि बीएमआई अगर ज़्यादा हो तो उसकी वजह से भी ये टाइप 2 डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन होती है। तो अगर डैश डाइट हम फॉलो करेंगे तो 10 पाउंड्स जो है वो हमारा ज़रूर शट डाउन होगा एवरी वीक। तो उसके बाद इसमें क्या होता है कि हम कैलोरी इनटेक जो है वो 1000 किलो कैलोरी से कम करते हैं पूरे दिन में, यानी 1000 कैलोरी से कम डाइट ली जाती है। और उसके बाद जो है टारगेट हमारा क्या होता है कि 1 to 2 पाउंड्स पर वीक जो है वो कम होना चाहिए। उसके बाद कुछ डाइट्स हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं, लाइक पोटेशियम जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है ब्लड प्रेशर और वेट को कम करने में। और फ्रूट्स और वेजिटेबल इसका बेस्ट सोर्स है, लाइक मैग्नीशियम एज वेल। नट्स, बीन, वेजिटेबल हम ज़्यादा लेंगे, मैग्नीशियम की इनटेक ज़्यादा कम करेंगे तो फिर ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक होगा। कैल्शियम की जो है वो ज़रूर इनटेक होनी चाहिए हमारी, सुबह दोपहर शाम किसी एक खाने में जो है इस तरह की चीज़ या फिर दही या ऐसे सोर्सेज ज़रूर होने चाहिए जो कि मौजूद हो, क्योंकि कैल्शियम जो है वो लोअर करती है ब्लड प्रेशर को। इसके अलावा होमोसिस्टीन जो है वो हमारी कम होनी चाहिए। उसको क्या चीज़ कम करती है? विटामिन बी। तो अगर आप नॉर्मल सोर्सेज नहीं ले रहे वेजिटेबल से, तो फिर आप जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आपके कैप्सूल्स अवेलेबल हैं, आप उससे इसको कंपनसेट कर सकते हैं। तो ये डैश डाइट पैटर्न है, ये आप लोग पढ़ लेंगे। पर डे के हिसाब से हमें कितनी ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स लेनी चाहिए, फैट्स एंड ऑयल्स कितने होने चाहिए, स्वीट्स कितने लेनी चाहिए, और सोडियम खास तौर पे ये हम ओवरलुक कर जाते हैं। जितनी कम हम सोडियम इंटेक लेंगे, 2300 मिलीग्राम पर डे है, और ये एक 1.5 टीस्पून कंसंट्रेशन है जो कि होल डे में होनी चाहिए। तो ये चीज़ अगर हम मद्देनजर रखेंगे तो वेट भी कम होगा और हाइपरटेंशन भी। उसके बाद है कि वेजिटेबल्स हम बार बार ले सकते हैं, और ग्रेन्स ज़्यादा ले सकते हैं, सोडियम कम ले सकते हैं। ऐसी डाइट्स अगर हम केन फूड लेंगे तो उसमें भी हम सोडियम की कंसंट्रेशन देख के लेंगे कि ज़्यादा तो नहीं है। और बाहर के खानों से अवॉइड करें, घर खुद बनाएं तो इसको कम किया जा सकता है। फिर आता है फिजिकली एक्टिविटी भी इसमें इन्वॉल्व है। जितना फिजिकल एक्टिव होंगे उतने ही ज़्यादा ये दोनों चीज़ें कंट्रोल होंगी। तो स्मोकिंग जो है वो मेजर रीज़न है, बंदे को एकदम से ही वो हार्ट अटैक
हमारी सोसाइटी में ये होता है कि एकदम से ही लोगों को जो है वो हार्ट अटैक होता है, जो कि स्मोक कर रहे होते हैं, एंड देयर सेल वॉल कम्प्लीटली रप्चर्स। तो ब्लड फ्लो जो है वो एकदम से फट जाती हैं आपकी हार्ट की आर्टरीज, तो तब आप को पता चलता है जी ये स्मोकिंग की वजह से हुआ था। आपने देखा होगा जितने भी लोग होंगे ना जो कि स्मोक करते हैं, वो एज 65 से ऊपर कम ही जा पाते हैं, क्योंकि ये उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं। और ये मैंने एक रिसर्च यूके में पढ़ी थी कि जो स्मोकिंग करता है ना उसकी आर्टरीज चिपकने वाली हो जाती है और उसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा चिपकता है, जिसकी वजह से हार्ट वेसल्स जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो कौन कौन से फूड्स अवॉइड करने चाहिए, लाइक फ्राइड फूड्स, स्वीट एंड जूसेस वगैरह अवॉइड करने चाहिए। नॉर्मली आप सीरियल्स पल्सेस वगैरह ले सकते हैं, बट इन लिमिटेड अमाउंट। फ्रीली हम क्या ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं, हाई फाइबर डाइट्स वेजिटेबल्स वगैरह ले सकते हैं। तो डैश डाइट इज मेनली based on fruits and vegetable, whole grain foods and nuts, seeds and beans. सो आई थिंक आपको काफ़ी नॉलेज मिल गई है और आप इन सब कंडीशंस को करेंगे तो इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ये एक मुझे अच्छी वीडियो लगी है, ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। इलियास, आप ज़रा हेल्प करें इसको या ठहरें इसको। ओके, राइट हियर। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम ने रोज फार्मास्यूटिकल्स के पेश करदा ग्लूकोज मीटर एक्यूचेक इंस्टेंट एस को मुतारिफ करवाने की एक तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि गुज़श्ता 3 दहाइयों से वो खुद ज़्यादतीज़ में मुब्तला है, मगर उन्होंने जिंदगी में डिसिप्लिन, मुतनासिब ग़िज़ा, वर्जिश और ग्लूकोज को मॉनिटर करके न सिर्फ इस मर्ज पर काबू पा लिया बल्कि आलमी क्रिकेट में मुल्क की भरपूर नुमाइंदगी भी की। As everybody knows, I've been diagnosed as a diabetic in 1997. I was 29 years old. मैं 29 साल का था और obviously मैं क्रिकेट के अपने करियर के पीक पे था। And you know 90s, late 90s में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, अभी भी उतनी नहीं जितनी हमारे मुल्क में होनी चाहिए। हमारे यहाँ काफी सारे मिलियंस में लोग हैं जो बॉर्डरलाइन डायबिटीज है और मिलियंस में लोग हैं जो डायबिटिक है। मेरा मैसेज थ्रू मीडिया एंड थ्रू यू गाइस पास होना चाहिए हर पाकिस्तानी को, बिकॉज हमारे यहाँ एक सिनेमा है कि डायबिटीज लोग जो है वो बताते नहीं है। वो समझते हैं कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई, वो समझते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। दैट्स ऑल रॉन्ग। मैं डायग्नोज हुआ था आज 20 साल पहले, मैं अब हूँ 51 साल का, 51। आई गॉट डायग्नोज आई वाज 21। अगर मैं उसके साथ 8 से 9 साल क्रिकेट प्रोफेशनल खेल सकता हूँ, मैं दिन में 4 इंजेक्शन लगाता हूँ, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, एंड देन बिफोर आई गो टू बेड 24 आवर्स। तो अगर मैं डिसिप्लिन के साथ लाइफ गुजार सकता हूँ, व्हाई नॉट हमारा एवरेज पाकिस्तानी, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो बच्चा है, वो क्यों नहीं गुजार सकता? रीजन कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, हमारे यहाँ पता नहीं है। तो डायबिटीज को सबसे पहले कहते हैं मिठाई बड़ी खाना, उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पढ़े लिखे लोगों की बात करो, हमारे मीडिया में भी है जो बॉर्डर लाइन होंगे, मगर उनको पता नहीं है। अभी इनको जो गॉट टू डू विद लाइफस्टाइल नहीं हो गया, उसके साथ रहना कैसे है, हाउ टू लिव विद इट, डिसिप्लिन। एंड ऑब्वियसली जो आज हम लॉन्च करेंगे एक्स, इससे बड़ा फर्क पड़ा है जिंदगी में। क्या पड़ा है? अब ये नई मशीन आई है, अब मैं टेस्ट करना है ब्लड ग्लूकोज लेवल। मैंने एक टाइम पे नहीं करना, मैंने करना है जब मैं स्ट्रेस में हूँ, मैंने करना है जब मैं खुश हूँ। मैंने अपने सिस्टम को स्टॉप किया। अगर मैं रूटीन ही करूंगा तो शायद मुझे वो ब्लड ग्लूकोज लेवल मिल जाए जो मुझे चाहिए, बट मैं जब तो अपने
थका हुआ हूँ या फ्रेश हूँ, that you know your system. तो इस तरह की एक्यूचेक से मैं पिछले 18 साल से यूज कर रहा हूँ। अब जो नई है इंस्टेंट XS आया है, इसके साथ 4 सेकंड में रिजल्ट पता लग जाएगा। और ठीक है, कईयों को पढ़ना नहीं आता, नो प्रॉब्लम। उसके साथ 3 लाइट्स दिख रही है, ब्लू है, ग्रीन है और रेड है। ब्लू का मतलब है कि आपके शुगर लेवल हाई है, कंट्रोल नहीं कीजिए। प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है, दुनिया में डायबिटीज में कि इसमें दर्द नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा, अपने यहाँ बैठे होंगे कहीं बॉर्डर लाइन, यार मैं थक जाता हूँ जब मैं डायबिटीज या पता लगता है। अब थकते किसकी है, आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली किसकी होती है, बिकॉज आपकी शुगर लेवल कॉन्स्टेंट हाई रहते हैं। इसीलिए एक्यूचेक जैसा आना आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपके शुगर लेवल हाई है या आपको पता लगेगा कि आपने क्या खाया है या खाने से पहले मैंने कितने मेरे शुगर लेवल है, वो उस तरीके से खाओ। हमने कभी बार बार ये एक लाइन देता हूँ जो कि आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी, यार ये कभी सुना नहीं, ये कम खाता है यार, ये मर गया है। ऐसे सुने यार, बड़ा खाता, खाना बड़ा शौक से बेचारा चला गया। I mean, I love food. I love my food. I love my biryanis. I love my niharis. But there is time and a place. निहारी खानी है 2 चमचे खा लिए, चावल खाने हैं ज्यादा 3 चमचे खा लिए। मैं रात को नहीं खाता। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ अपनी रनिंग के लिए, मैं 7 किलोमीटर भागता हूँ, फिर मैं जिम जाता हूँ। जिंदगी में वैसे ही सक्सेस आसान नहीं है, तो कोई भी चीज में डायबिटीज इस तरह के आने के साथ जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। और ये अगर इसके पोर्टल से कनेक्ट करेंगे तो 720 आपके रिजल्ट, डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको कहता है कि आप एक चार्ट बना के दें कि आपका शुगर लेवल इस साइड से क्या था, इस साइड से क्या था, इस साइड से क्या था। इसके साथ कनेक्टिंग द फोटो, तो आपके 700 प्लस जो रिजल्ट है लास्ट, वो रैकेट पे रहते हैं। आप वो कॉपी निकाल के डॉक्टर को दिखाइए उस तरीके। ओके, ये तो आपने सुन ली। एक और वीडियो 2 और है, मैं चाह रही हूँ आप लोग वो भी सुन लें। Shehzad Manzoor, can you help me in playing that? Okay. जी मैम, स्लाइड आगे शिफ्ट कर लें। Right. ठीक है। This is another success story from Indian woman. Her name is Shivali. तो उसने अपना secret बताया है how she controls the type 2 diabetes. Felt like a fairy tale. The magazine, I'm on a mission because I did X plan, and until it happened, until I did make those lifestyle changes. This is something that can happen to real people, but the magic is in what you do. I'm type 2 diabetic, and I was diagnosed in pregnancy, going back now 10 years. I thought it was just something I'd eaten breakfast or just an anomaly, something out of the blue, But then they kind of explained to me that this is not a good thing in pregnancy, and if you have high blood sugars, it can be a danger to the baby. And within no time, I was taking 20, 30, 36 units of insulin. I think I felt built up in a loathing for food and just everything. You just feel like you've completely lost so much, And I often say to my husband at the time, I remember saying to him that, just as we were about to start this wonderful life, I've lost myself. I don't know who I am. It's like finding out that I'm diabetic and then relearning what that means. And in some ways, I felt like I deserved it, I deserved being fat. It was easier to be fat. I'm used to that. That's who I am as a package. Everybody in our community always used to think, they eat a lot of sugar, so they're diabetic. That isn't the case. Type 2 diabetes is lifestyle based, and it is about the food intake. But it's not necessarily the consumption of sugar that is going to make you diabetic.
yes, I'm a vegetarian, but quite often that's a pizza, that's let's go and get some chips from the chippy, or what's quick? Can we get a quick takeout Chinese? Or and yes, it's healthy greens in there as well, but predominantly the diet wasn't what it should have been. I think it's funny because for the children, I was so overly cautious. I did not want for them to go through what I'd been through. So from a very young age, their desserts were things like tomatoes, cucumbers. They'd do like acrobatics around the house and really active children. And I did give them the best diets and the best, all the things, textbook on how to be healthy, how to avoid diabetes if you have it in the family. And I'm not sure I did that for myself. It doesn't leave anything untouched. Being diabetic is everything. Everything you do from the minute you wake up is about managing it. But I'm going to give it a go. We're going to do this plan, and I'm going to do it at home, and everyone's going to eat the way I eat, because I'm not cooking twice. I just don't have the time. Remission, for me, was a new chance at this, I'm eating differently. I'm much more active. I run, I go to the gym. I make that time for myself. And now the third one. In today's edition of Docplex's KOL interviews, we have with us Dr. Brij Mohan Makkar, who is the head of Dr. Makkar's Diabetes and Obesity Center in Delhi. He is the founder member of Delhi Diabetic Forum, a member of Diabetes India, and honorary secretary of RSSBI, Research Society for the Study of Diabetes in India, the largest nationwide organization working for the cause of diabetes. Dr. Makkar is a member by special invitation to American Diabetes Association, fellow of American Association of Clinical Endocrinologists, member of European Association for Study of Diabetes, and Canadian Obesity Research Network. He is also member and AACE Opportunities Committee for 2016-2017. Dr. Makkar has a number of publications on diabetes and obesity in national and international journals and books. He's also involved in diabetes education for physicians and is faculty for a number of teaching programs for doctors. Dr. Makkar, we are glad to have you here. Thank you. So we'd like to know if type 2 diabetes can be reversed with lifestyle modifications. I think it is a very important question which most of the people don't know, but we have very recent data, especially there is a trial called DIRECT, which showed clearly that if we issued extensive lifestyle modifications, especially acute restriction of calories, it possibly acts similar to bariatric surgery, and we can help patients reversing their diabetes, especially if they are not too old in duration of diabetes. Like if the duration of diabetes is less than 4 to 6 years, possibly we can reverse diabetes in good number of patients. Actually, let's look at the data from DIRECT trial. If we put these patients on very low calorie diets, and we are giving them something like 800 calories every day for 3 to 5 months, and we are able to induce a weight loss of 15% from wherever we are starting. So about 85% of the patients were able to reverse that, which is a very decent number.
Also, I'd like to know what's the difference between cure and reversal of diabetes? Okay, so it is very important question again. Even when we are saying reversal is technically not reversal, it is remission. So if the person comes to normal sugar levels, when patient gains back weight, whether these sugar levels will remain normal is a big question. It is very likely the sugar levels will also come back. So person gets into remission. Reversal means that we have reversed the diabetes process and should not come again. Same as reversal and cure should be synonymous. But whether we can cure diabetes, I don't think we have a way to know it, because all these patients follow them till they die and make sure that they have not got diabetes. We cannot say we have cured diabetes. 5 years down the line, 10 years down the line, these people might get diabetes back. But still they have a lot of advantage, because suppose somebody gets diabetes at the age of 35 and 40 and we reverse this diabetes. Now he gets diabetes at the age of 50. On an average, if the patient gets diabetes at 40, the chances of complications will appear somewhere in the age group of 55 or 60. When the patient is actually, by 10 years, the risk of complications will go to 65 to 70. Second thing is, even if you are not able to reverse diabetes, these patients get very good control of glucose. And once we are helping them get into very good control of glucose, this is a very good legacy effect. It gives a good metabolic memory in the body, so the complication risk goes down very drastically. So in any case, it is a win-win situation. Even if they don't reverse diabetes, they will have lower risk of complications. Right. And what about reversal of diabetes through transplantation of beta cells derived from human pluripotent? See, there are a lot of studies and a lot of work is going on this. In fact, often on you keep reading in newspapers, but I personally have been to one of the top centers where transplant work is happening. As of now, everything is experimental. The results are improving. But I think, just to give you an idea, the transplant, the islet cell transplant and stem cell work is happening for last almost 35 years. It is not something that's just started. So it is not that something is going to happen overnight. And as of now, everything is experimental. The results are improving, but even after transplant, whatever trial data we have, a lot of patients will require insulin within 1 to 2 years. So as of now, it is not a big success, but we are hopeful that someday we'll crack it. Results in diabetes reversal are seen when stem cells are preconditioned in life. Yeah, this is a very recent, data on this. But this is all experimental. These are studies in animals. These are not humans. They have shown that if you are, putting stem cells and you are also giving metformin, which is an insulin sensitizer, they have shown improvement in glucose control. But it is all mice studies, not human data. It's too early to jump onto all these ideas. I think the best bet as of now is to focus on intensive lifestyle modifications, which can be very helpful in reversing or at least putting the patients in remission and also reducing the risk of complications. Okay. थोड़ा सा हक Is enough. Some questions. सिगरेट और शीशा जो है इसमें क्या फर्क है और इसका नुकसान भी बता दें. आई डोंट थिंक सो कि इन दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क है. ये जो हमारी आजकल की मॉडर्न सोसाइटी है उसको धोखे में देने के लिए ये वर्ड एक यूज़ किया गया है शीशा, बट there is not a big difference in those things, and they all in the long run are having effect on your kidneys, heart and other complications, right?
ओके, सेकंड क्वेश्चन है मैम, हाइपरटेंशन से प्रोटेक्शन के लिए और कौन कौन से फूड्स हैं जिनसे अवॉइड करना ज़रूरी है? द मेन थिंग जो कि मैं जान पाई हूँ जेनेटिक स्टडी करके और हाइपरटेंशन की जेनेटिक्स और फूड स्टडी करके, तो मुझे ये लगता है कि मेन थिंग जो है वो सोडियम इनटेक को कट करना है। तो जितना ज़्यादा हम सोडियम इनटेक को कट करेंगे उतना ही ज़्यादा हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम इम्प्रूव होगा। तो किसी ने और ने क्वेश्चन करना है, यू कैन आस्क। आप लोग फीडबैक ज़रूर दें, हाउ यू फाइंड दिस लेक्चर, और आप लोगों को कुछ समझ भी आई है कि नहीं। आई पुट माई एफर्ट कि आपको जो मेन उसकी डायबिटीज़ की या हाइपरटेंशन है उसकी मेन आपको बता दूं कि क्या हमारी बॉडी की पैथोफिजियोलॉजी होती है और किस तरह से ये हमारी बॉडी को विद द पैसेज ऑफ टाइम इफेक्ट कर रही होती है। तो आप लोग यंग जनरेशन हैं, तो उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे, लाइफस्टाइल को अपने ठीक करेंगे, क्योंकि हमारे अगर हम मजहब में भी देखें ना तो सादा ग़िज़ा को क्यों प्रेफर किया गया है। तो जितनी सादा डाइट होगी जिसमें जौ का इस्तेमाल है, ओट्स हैं और होल व्हीट फूड है, तो वो उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी हमारी इन सारी खतरनाक बीमारियों से। ओके, एमन इज रेजिंग हैंड। एमन सवाल करें। बीपी कभी कम कभी ज़्यादा क्यों होता है? कंसिस्टेंसी नहीं है बीपी में। तो बेटा ये वही वजह है कि आपकी बॉडी में फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में बताया कि जब डायबिटीज़ भी होती है ना, तो उसमें बी टाइप 2 डायबिटीज़ में समटाइम्स ये होता है कि शुगर बहुत लो हो जाती है या बहुत हाई हो जाती है। सिमिलरली ये कि जब एक दफ़ा ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है ना और मेडिकेशन सही प्रॉपर नहीं हो रही होती, हम अच्छे डॉक्टर को या ऐसे डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहे होते जो कि हम सही जान सके कि कौन सी मेडिसिन हमारी बॉडी से रेलिवेंट है। अब मैंने एक नई रिसर्च की थी जिसको कहा जाता है फार्माकोजेनेटिक स्टडी। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो आपकी जीन्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दी जाती है। कि जैसे आजकल के डॉक्टर्स करते हैं ना कि 10 दवाइयां दे देते हैं, उसमें 3 जो हैं वो ताकत की होती हैं और बाकी अपनी मर्जी से मिक्स करके। तो अब नई रिसर्च ये है कि आप जाएंगे डॉक्टर के पास और आपकी जेनेटिक फुल स्कैन होगा, उसके साथ आपका जो बायोकेमिकल स्क्रीनिंग होगी, और वो उसके नतीजे में जो आपका पाथवे डिस्टर्ब हुआ है ना बॉडी का, सिर्फ एक ड्रग देंगे और वो पता लगा लेंगे कि आपकी कौन से वाले पाथवे में कौन सा एंजाइम जो है वो डिफेक्टिव है और उसको कैसे ठीक किया जाए। ठीक है, तो प्रॉपर चेकअप की जरूरत है ऐसे पर्सन। Okay, question from Javeria Kuratulan. Yes, ma'am, very informative. Thank you. Okay, it's informative. Right, I think no more questions. थैंक यू सो मच मैम। आपका जो सेशन है बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को बहुत अच्छे से डीपली आपने मुझे वो एक्सप्लेन करके दिखाया, और बच्चों का मतलब बड़ा अच्छा वो एक नया एक्सपीरियंस रहा कि डायबिटीज़ को और हाइपरटेंशन को डीपली स्टडी करने का। ये मतलब देखिए पूरे कोर्स को मतलब आपने एक वो प्रेजेंटेशन एक लेक्चर में डिफाइन करके और एक्सप्लेन करके मतलब बच्चों को वो आपने प्रेजेंट किया, और पैथोफिजियोलॉजी बहुत डीपली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया अब कि किस तरह हमारी बॉडी के ऊपर इसके साइड इफेक्ट होते हैं और किस तरह हमारी बॉडी की जो Thank you so much. आपने इनवाइट किया। मैं तो चाहूंगी कि बच्चों से इंटरेक्शन हो, और जो मैंने रिसर्च 15 सालों में स्टार्टिंग फ्रॉम माय एमएससी और उसके बाद मुझे इंटरेस्ट था हेल्थ रिलेटेड फील्ड में, तो मैंने जितनी की है मैं चाहूंगी कि हम अपने पाकिस्तान की यंग जनरेशन से शेयर करें, ताकि इस पे, क्योंकि जो डेथ्स है ना मोस्टली वो कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इवन इन कोरोना एज वेल आई हैव सीन के उस पर्सन को हार्ट अटैक या किडनी फेलियर फौरन फौरन से हो रहा होता है। तो बिहाइंड दैट ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन चल रही होती है जो कि उसको इफेक्ट कर रही होती है। तो ये वाली चीजें जो है अगर कंट्रोल कर ली जाए तो मेरा ख्याल है इसका हम अपने माशरे को सुधार सकते हैं। सो यू ऑल हैव टू डू समथिंग फॉर आवर सोसाइटी।
तो जितनी पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे और अपनी आपकी जो आपकी एंथुजियाज्म है ना इस एज में जो होती है, उसको पॉजिटिव में लेके जाएं, उसको रिसर्च में लेके जाएं, उसको जब आप लोग इस मकाम पे हैं ना, जब आप यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो इट मीन्स कि अल्लाह ने आपको किसी चीज के लिए मुंतखब किया है। तो अपने इंटरेस्ट को रिसर्च में कन्वर्ट करें और जितना ज्यादा हो सकता है इससे रिलेटेड लिटरेचर पढ़ें। मैं अपने आप को फख्र से कह सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो भी अचीव किया है अपनी मेहनत पे किया है। फेलोशिप्स ली हैं, मैं पेरिस में काम किया है, लंदन में किया है, बट सिर्फ अपनी मेहनत से। मैंने कोई रिश्वत सिफारिश और वो नहीं की। तो जब आप डीपली अपने आप के साथ सिंसियर होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी सिंसियर विद योर सोसाइटी। तो नेगेटिविटी को खत्म करें, पॉजिटिविटी लें, खुश रहा करें, बड़ों को भी रखा करें, उनको डाइट का उनका ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें। I think thank you so much for inviting me. मैम Time to go. सो मच, मतलब आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया, और मैं चाहूँगा स्टूडेंट्स के वो मैडम को लाजमी फीडबैक दें इधर मैसेज चैट पे। ये इंकरेजमेंट होती है, और इंशाल्लाह सेशन के मतलब जो हमारा ये कोर्स वाइंड अप होगा तो उसमें मतलब ये कि ग्रेजुएशन सेरेमनी हम अरेंज करने का प्लान आउट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उसमें मैम आपको भी इनवाइट करेंगे, और बच्चों के लिए एक अच्छा एक्सपोजर होगा कि मतलब आपके अंडर मतलब वो कुछ और सीखें। ठीक है, और इंशाल्लाह कमिंग जो सेमिनार्स होंगे हमारे वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान के साथ, तो उसमें भी मतलब हमारी तरफ से आपको वार्मली वेलकम है, और सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव था। बेटा, आपने क्या क्वेश्चन किया है? आप वैसे अपने वॉइस पे कर लो, आपका रह गया। शीशा मोर हार्मफुल, इसका मैंने आंसर दे दिया है कि सिगरेट आई थिंक इज मोर हार्मफुल, बट शीशा इज ऑल्सो। ये जैसे हुक्का पीने होता है ना, उसमें ये होता है कि पानी में उसका इफेक्ट थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, बट इट डजंट मीन कि उसका इफेक्ट खत्म हो रहा है, इट रिमेन्स द सेम। तो वो ये है कि थोड़ा सा डाइल्यूट होता है, बट इट ऑलमोस्ट द सेम। ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक इट्स टाइम टू से अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच मैम। टेक केयर, अल्लाह ओके, हाफिज।